नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधर और आप देख रहे हैं बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज हमारे शो का हिस्सा हैं। पहली खबर टैक्स विभाग से जुड़ी, विदेशी संपत्तियों पर सरकार की सख्ती का दिखा असर। जी हां, करीब 30,000 लोगों ने 29,000 लोगों ने बताया कि विदेशों में उनकी संपत्ति है। क्या कुछ पता चला, ये जानेंगे। क्यों नहीं बिक रही कारें, फाडा का नंबर आया। कारों की बिक्री में की रफ्तार जो है वो सुस्त है, क्या वजह है, ये समझेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे ब्लिंकिट और जोमेटो की, क्यों ज्यादा कमीशन लेने लगे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने यह तय किया है कि वो अब विक्रेताओं से ज्यादा कमीशन लेंगे। ये प्रयास क्यों, ये कोशिश क्यों, ये समझेंगे। क्या कुछ इससे बदलेगा। एयरटेल और टाटा प्ले के बीच बड़ी डील की तैयारी। यकीन मानिए, अगर ये डील हो जाती है तो बाजार की सूरत बदलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, जियो से सीधी टक्कर होगी एयरटेल की। क्या कुछ है इस डील के भीतर, ये समझेंगे। भारत पर ट्रंप के तेवर नहीं पड़ रहे नरम। एक के बाद एक जहां थोड़ी सी राहत दिखती है, आसानी दिखती है, या समझिए कि भूल जाते हैं भारतीय राजनेता या राजनयिक, तभी ट्रंप कह देते हैं 2 अप्रैल आने दीजिए। बस उसके बाद फिर एक नई खबर आ जाती है कि अब एग्री प्रोडक्ट्स की, कभी कार, कभी किसी नई चीज पर दवा कंपनियां, कभी ज्वेलरी, लगातार मांगों की चिट्ठी आए पड़ी है। आज बात कारों के संदर्भ में करेंगे। इसके बाद चर्चा होगी कच्चे तेल पर। कच्चे तेल पर आर पार की तैयारी। जी हां, ओपेक संगठन कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है, ये समझेंगे। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे भी यही वजह है, इसको भी टटोलेंगे। और फिर एक और बड़ी खबर, क्या हिलने लगा सिप करने वालों का भरोसा। जी हां, म्यूचुअल फंड के बाजार से एक ऐसी खबर आ रही है जो दरअसल अच्छी नहीं है। खबर यह है कि सिप टूटने की रफ्तार बढ़ी है। यह बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं है कि प्रीमेच्योर सिप अगर टूटती हैं, सिप तो दरअसल रास्ता ही लंबे समय में वेल्थ बनाने का है। अगर आप उसको समय से पहले, पकने से पहले ही तोड़ लेंगे तो इससे नुकसान तो होगा ही, लेकिन तोड़ना क्यों पड़ रही है, भरोसा लड़खड़ा क्यों गया है, क्या कुछ वजह है, ये हम एक दिन की बड़ी खबर में समझेंगे। फिलहाल रुख करते हैं खबरों का। विदेशी संपत्तियों पर सरकार की सख्ती का असर दिखा है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की कार्रवाई के बाद 30,000 से ज्यादा टैक्स पेयर ने 29,000 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियों का खुलासा किया है। सरकार ने विदेश में बेनामी संपत्तियों और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इसी के तहत सीबीडीटी की ओर से भेजे गए नोटिस और पूछताछ के बाद लोगों ने अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी दी है। सर, ये क्या अभियान था, किन देशों से ये जानकारी आई और लोगों ने बताया क्या? शुभम, पिछले 2 साल से सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है दुनिया के देशों के साथ, टैक्स को लेकर और वित्तीय सूचनाओं को लेकर, उनके जरिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके पास आई थी। करीब करीब 108 देशों से जानकारियां आई थी कि भारतीय नागरिकों ने या तो विदेश में निवेश कर रखा है, खातों में पैसा रखा है, डिविडेंड की इनकम हो रही है, या कई अन्य तरीकों से वो विदेश में पैसा कमा रहे हैं। और इन आंकड़ों को जब उनके इनकम टैक्स से के भारत के रिटर्न से मिलान किया गया तो ये पाया गया कि ये इनकम या ये कमाई उनके भारतीय इनकम टैक्स की सूचनाओं का रिटर्न का हिस्सा नहीं है। और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरा अभियान चलाया था। पिछले सितंबर के बाद से पूरी विश्व के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में सेमिनार किए गए, रोड शो किए गए, लोगों को जोड़कर बताया गया कि उन्हें अपने विदेशी कारोबारों के बारे में, विदेशी कमाई के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और ये व्यवस्था, जिसको ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, इस व्यवस्था के तहत की गई। इसका नतीजा ये हुआ, यहाँ तक कि सीबीडीटी ने करीब करीब 20,000 टैक्स पेयर्स को सीधे एसएमएस भेजे और उनसे कहा कि उनके बारे में जानकारी हमारे पास है, उसे घोषित किया जाए। इनका नतीजा ये हुआ है कि करीब 31,000 टैक्स पेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपए की एडिशनल फॉरेन इनकम और
29,000 करोड़ रुपए की फॉरेन एसेट्स और 1,090 करोड़ रुपए की एडिशनल फॉरेन इनकम डिक्लेयर की है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। इसमें डिविडेंड की कमाई है, इसमें मिलने वाले कमीशन है, इसमें कुछ फीस है जो विदेश से आती है, और इसके अलावा और भी कई तरह की इनकम है जो उनके भारतीय रिटर्न का हिस्सा नहीं थी और उसे अब रिटर्न में शामिल किया जाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी का असर गहराता जा रहा है। फरवरी में वाहनों की खुदरा बिक्री 7% गिर गई है, जिससे इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई है। फाडा की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि मांग में गिरावट और आर्थिक अनिश्चितता के कारण ग्राहकों ने नई गाड़ियां खरीदने से परहेज किया है। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल की बिक्री पर भी इसका असर पड़ा है। सर, क्यों गिर रही है ये वाहनों की जो बिक्री है? कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और ये बताया था, दर्शकों को याद होगा कि भारत में कंजम्पशन स्पेंडिंग कम हो रही है। कारें और बाइक जो कि थोड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का हिस्सा है, यानी लोगों के पास जब अतिरिक्त पैसा और बचत होती है तब इन चीजों को खरीदते हैं। यहाँ एक झटका लगता दिख रहा है, और जो खपत की पूरी मांग है, भारत की जो खपत की पूरी कहानी है, उसमें अब वो रफ्तार, उसमें वो उत्साह नहीं रहा है। फाडा जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, जो ये बताता है कि वास्तविक तौर पर कितने वाहन बिके, क्योंकि भारत में वाहनों की बिक्री के 2 आंकड़े आते हैं। एक आंकड़े आते हैं उत्पादकों के, जिनको सियाम देता है। ये वो आंकड़े होते हैं कि कंपनियों ने कितनी कारें बनाई, कितना प्रोडक्शन किया और उन्हें डीलर्स के पास डिस्पैच किया। और फाडा के आंकड़े आते हैं कि वास्तविक तौर पर कितनी कारें बेची गई, यानी कि इसके बीच में हिस्से, बीच की कारें डीलर्स के स्टॉक में होती हैं। हम लोग इस पर चर्चा करते रहे कि डीलर के पास इन्वेंट्रीज काफी बड़ी थी नवंबर दिसंबर तक। तो ये पता चला है कि टू व्हीलर्स की सेल्स भी फरवरी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 6% गिरी है फरवरी में, और जबकि अगर ओवरऑल देखें तो 10% की गिरावट दिखती है। इसके अलावा जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कारें हैं, उनकी बिक्री में भी हमें गिरावट दिखाई दी है। कॉमर्शियल व्हीकल की सेल भी करीब 8.6% यानी 8.6% गिरी है। ये भी दिख रहा है शुभम की तीनों सेगमेंट्स में, टू व्हीलर्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में और कॉमर्शियल व्हीकल, तीनों में हमें तेज गिरावट दिख रही है। और इसका असर हमें शायद आखिरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे कंपनियों के और जो जीडीपी के आंकड़े में मिलेंगे उस पर भी दिखाई देंगे। क्विक कॉमर्स कंपनियों ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कमीशन रेट बढ़ाने का फैसला किया। अब ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स विक्रेताओं से ज़्यादा कमीशन वसूल रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन मुनाफे की समस्या अभी भी बनी रहेगी, ऐसा रिपोर्ट में पता चला है। इन कंपनियों के लिए चुनौती ये है कि तेजी से ग्रोथ के बावजूद घाटा कम नहीं हो रहा है। सर, इन कंपनियों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? आपको याद होगा अभी हाल में शुभम जो जोमेटो के नतीजे आए थे और नतीजों ने बाजार को सरप्राइज किया था, निगेटिव सरप्राइज किया था, क्योंकि जोमेटो पर की बैलेंस शीट में दिखाई दिया था कि ब्लिंकिट जो उनकी कोई कॉमर्स कंपनी है जो 7-8 मिनट में ग्रोसरी की और सामानों की डिलीवरी करती है, उसे खासा नुकसान होता दिखाई दिया था। इसकी वजह यह थी कि ये कंपनियां प्रोडक्ट सेल करने में, बेचने में, नेटवर्क बनाने में जितना खर्चा कर रही हैं उतना रिटर्न इन्हें नहीं मिल रहा है। अब इस स्थिति में उन्होंने जो डीलर्स हैं जिनका सामान वो घरों तक पहुंचाती हैं, उनसे ज्यादा कमीशन लेने की तैयारी शुरू की है। एक तरह से इन कंपनियों का इशारा डीलर्स की तरफ ये है कि हम आपको बाजार दे रहे हैं, क्योंकि आपका सामान जो आपके घर की दुकान पर बिकता था उसे हम लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं और ये सेल्स ज्यादा हो रही, इसलिए उन्हें ज्यादा कमीशन दिया जाए। तो जोमेटो की कोशिश तो ये है कि ब्लिंकिट के कारण जो बैलेंस शीट में नुकसान हो रहा है उसे थोड़ा कम किया जा सके। स्विगी और का जो ठीक इसी तरीके का प्लेटफॉर्म है इंस्टामार्ट, वहां भी वही स्थिति है। ज़ेप्टो ने अपने कमीशन रेट इसलिए बदलने शुरू किए हैं क्योंकि उसकी आईपीओ आने वाला है, उसकी आईपीओ की तैयारी चल रही है, और चूंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट है तो इसलिए कंपनी अपनी अगर वित्तीय तस्वीर को थोड़ा बेहतर नहीं करेगी, कमीशन और इनकम को बेहतर नहीं दिखाएगी, तो उसे बाजार में अच्छा मूल्य मिलने की संभावना नहीं है। तो ब्लिंकिट ने जो टोटल टेक रेट है उस कमीशन को, जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होता है, जो जिस ऑर्डर पर कमीशन लगाया जाता है, उसे रिवाइज किया है, जबकि ज़ेप्टो ने उसको करीब 18 से 20% के आसपास उसमें बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव किया है। एयरटेल और टाटा प्ले के बीच बड़ी डील की अटकलें तेज हो गई हैं। एयरटेल मार्केट में अपनी लीडरशिप मजबूत करने के लिए टाटा प्ले के साथ मर्जर पर विचार कर रहा है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के ब्रॉडबैंड और डीटीएच सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे एयरटेल को अपने ग्राहक बढ़ाने और मार्केट में रिलायंस जियो से मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। सर, ग्राहकों के नजरिए से अगर आप देखिए तो किस तरीके का असर बाजार पर पड़ सकता है?
ये दिलचस्प घटनाक्रम है। लंबे समय के बाद कम्युनिकेशन और कंटेंट और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के बाजार में बड़ा गठजोड़ होने जा रहा है। टाटा प्ले जो कि डीटीएच कंपनी है और कंटेंट कम सप्लाई करती है, एयरटेल जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, इनके बीच में ये अनोखी साझेदारी होने वाली है। उसकी वजह यह है शुभम कि डीटीएच का मार्केट लगातार श्रिंक कर रहा है। अब टाटा प्ले के पास, जो कि डीटीएच कंपनी है, जो कभी टाटा स्काई हुआ करती थी, उसके पास डीटीएच के ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है। ज्यादातर लोग अब इंटरनेट टीवी के थ्रू, स्मार्ट टीवी के थ्रू, मोबाइल कनेक्शंस के थ्रू टीवी के कार्यक्रमों का और कंटेंट को ले रहे हैं। इस बाजार में अकेले जियो अभी कंपनी है जिसकी मोनोपोली है, क्योंकि जियो एक फुल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके पास कम्युनिकेशन भी है, इंटरनेट भी है, मोबाइल फोन भी है और इंटरटेनमेंट सर्विस या कंटेंट सर्विस भी है। इसलिए जियो के कनेक्शन लेने वालों को कंप्लीट पैकेज मिलता है। एयरटेल और टाटा प्ले ने मिलकर अब इस बाजार में जियो को प्रतिस्पर्धा देने की तैयारी की है। क्योंकि एयरटेल की पहुंच भी लोगों के घर के भीतर तक है, ब्रॉडबैंड के जरिए, मोबाइल पर भी है, तो ये गठजोड़ पूरे कम्युनिकेशन बाजार में इंटरनेट के बाजार में काफी उत्साह के साथ और काफी उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। इससे जो डीटीएच बाजार कंपनियां गंवा रही हैं, खासतौर से टाटा प्ले गंवा रही है, उसे मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए वापस हासिल करने में उसे मदद मिलेगी। स्पाइस जेट फिर संकट में है। एयरलाइन पर देनदारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ताज़ा खबर के मुताबिक आयरिश लीजर्स और पायलट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में नया दिवालिया दावा दायर किया है स्पाइस जेट के खिलाफ। स्पाइस जेट पहले से ही वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही है। अब कंपनियों को लीज पेमेंट और कर्मचारियों के बकाये वेतन को लेकर नई कानूनी चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। सर, कितना बड़ा झटका है ये स्पाइस जेट के लिए? स्पाइस जेट के अभी नतीजे आए थे, बाजार में थोड़ा उत्साह दिखा था, कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहतर होती दिखाई दी थी, लेकिन उस समय भी हमने चर्चा में कहा था कि कंपनी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, बल्कि कुछ ब्रोकरेजेस ने कॉन्ट्रा कॉल दिए थे और कहा था कि स्पाइस जेट के जो पैरामीटर्स हैं रेवेन्यू के, जो पैमाने हैं, उन पर अभी स्पाइस जेट खरी नहीं उतरती और संकट में है। और देखिए, तत्काल अब उसके बाद 3 आयरिश विमान लीज करने वाली कंपनियों 3 आयरिश कंपनियां जिन्होंने विमान लीज पर दिए थे, जहाज लीज पर दिए थे स्पाइस जेट को, उसमें एनजीएफ जेनेसिस है, एनजीएफ चार्ली है और एनजीएफ अल्फा है। इन्होंने स्पाइस जेट को $12.4 मिलियन के क्लेम का नोटिस भेजा है और ये मामला एनसीएलटी में पहुंचा है। यानी इनके विमानों के किराए, इनके लीज के पैसे स्पाइस जेट ने अभी नहीं चुका है। इन तीनों कंपनियों ने नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया है, उनके जरिए एयरलाइन को नोटिस भेजा है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स लिए थे, 5 बोइंग विमान इन्हें लीज किए गए थे। इसके अलावा एक स्पाइस जेट के पुराने पायलट ने भी करीब 1.70 करोड़ रुपए के एम्प्लॉयमेंट ड्यूज का मुकदमा भी दायर किया है, जो स्पाइस जेट के पास गया है। ऐसा लगता है जैसे उनके स्पाइस जेट की मुश्किलें अभी कम होने का रास्ता उनमें नहीं दिख रहा है। और एनसीएलटी अगर इस पर दखल देता है और लीजर्स को बकाया चुकाना पड़ता है, तो स्पाइस जेट की जो ब्लीडिंग बैलेंस शीट है उस पर और ज्यादा असर होगा। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी सप्लाई बढ़ने से ग्लोबल मार्केट में तेल की मांग और आपूर्ति का संतुलन बदल रहा है। इससे भारत जैसे आयातकों को तो राहत मिल सकती है, लेकिन उत्पादक देशों के लिए ये चिंता का सबब हो सकता है। क्रूड के बाजार से एक दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले भारतीय व्यापारियों पर नज़र टेढ़ी कर ली है। अमेरिका ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जरिए हो रहे भारतीय लेन देन पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन भारतीय कंपनियां सस्ती कीमतों पर तेल खरीदकर ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहती हैं। हालांकि हाल में एक डेटा ये आया था जिसमें यह पता चला था कि अमेरिका से आने वाले तेल का आयात का आकार बढ़ा है। सर, पहला सवाल मेरा कीमतों को लेकर होगा। कीमतों में दबाव है क्यों? ठीक है, अभी तो जितना भी खपत है चल रही है, कौन से समीकरण ऐसे बदल रहे हैं उत्पादन के या उपभोग के, जो ये कीमतों पर दबाव बनता दिख रहा है? 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं शुभम। सबसे पहली चीज तो ये कि अमेरिका ने, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अपने यहाँ डोमेस्टिक कच्चे तेल के उत्पादन को, घरेलू कच्चे तेल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की चिंताओं को किनारे किया है और वहां जो उत्पादन बढ़ा है उससे रिकॉर्ड लेवल पर इन्वेंट्रीज दिखाई दे रही है।
इसका असर पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर पहले से ही दिखा है, उसका दबाव दिख रहा है। रूस की आपूर्ति बाजार में आने की संभावना है, क्योंकि अगर यूक्रेन के साथ कोई डील होती है और युद्ध खत्म होता है तो रूस पर प्रतिबंध हटाए जाने का रास्ता खुलेगा और फिर वो तेल बाजार में आना शुरू होगा। इस बीच ओपेक देशों को यह लग रहा है कि अमेरिका का तेल बाजारों में गलट करेगा। जैसे कि एक उदाहरण भारत के साथ है। भारत ने से जो अमेरिका का से भारत का तेल आयात 2 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ओपेक देशों ने जो उत्पादन में कटौती की थी उसे अब वो वापस रीइंस्टेट करने या वापस लाने जा रहे हैं। यानी जो उत्पादन काटा गया था उसे अप्रैल में वापस स्थापित कर दिया जाएगा और इसके बाद बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी। रणनीति यह है कि कच्चे तेल के बाजार में अगर कीमतें एक सीमा से नीचे ज्यादा जाती हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होगा, अमेरिकी तेल उत्पादकों को नुकसान होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि तेल का उत्पादन तो बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का बाजार उनके हाथ में आए, जो कि अभी मध्य पूर्व के देशों के पास है। लेकिन वो शायद ये नहीं चाहेंगे कि कच्चे तेल की कीमतें एक सीमा से नीचे गिर जाएं और इसके बाद अमेरिका के तेल उत्पादकों को जो होने वाले मुनाफे हैं वो कम हो जाए। तो एक तरह से ओपेक और अमेरिका के बीच तेल की राजनीति में एक सीधा टकराव होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल की बैठक का इंतजार होगा जब ओपेक देश इस मामले में कोई फैसला लेंगे। लेकिन जो कंज्यूमर देश हैं, जो एनर्जी का उपभोग करने वाले लोग हैं, जो देश हैं, जो आयातक हैं, भारत जैसे देश हैं, उनके लिए ये खबर थोड़ी राहत भरी है कि इस समय कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना हुआ है। वो और उस सेंटीमेंट का असर में भारत में शेयर बाजार पर, एनर्जी कंपनियों पर, इनके स्टॉक्स पर भी दिखाई दिया है। सर, रूस के तेल का क्या होगा अगर भारत अमेरिका से आयात को और बढ़ाता है? पिछले आंकड़े भी बताते हैं कि बढ़ाया गया है। तो फिर आपको क्या लगता है कि रूस के तेल का फिर बाजार में क्या होगा? फिलहाल भारत अभी रूस से दूरी बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत सरकार बैठी हुई है। उन्हें रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले किसी समझौते और संधि के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। एनर्जी डोनाल्ड ट्रंप का सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। उन्होंने तेल कंपनियों को काफी प्रोत्साहन दिए हैं और इसलिए भारत में अमेरिका के कच्चे तेल का आयात 2 साल के अधिकतम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है फरवरी में। अभी फिलहाल भारत रूस के कच्चे तेल को लेकर कोई जोखिम लेने की परिस्थिति में नहीं होगा। और ये बात जनवरी से, क्या बल्कि दिसंबर से ही शुरू हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद, कि भारत को तेल की आपूर्ति के तौर में रशिया और अमेरिका में से किसी एक देश को चुनना होगा। तो ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का आयात बढ़ाया जाएगा। और इधर अमेरिका उन कंपनियों पे सख्ती भी कर रहा है, जैसा आपने बताया, वो कंपनियां जो रूस से कच्चे तेल का आयात कर रही हैं। और ये आयात हम आपको बताते रहे कि आयात गैर आधिकारिक चैनल्स के जरिए, डार्क फ्लीट्स के जरिए होता है। ये तेल रूस से निकलता है, फिर हाई ऑन द ओशंस में ग्रीक और उसके आसपास टैंकर से में लादा जाता है और फिर डार्क टैंकर से लेकर दुनिया में बेचने जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें भारत की तरफ से यूएस की वस्तुओं पर टैक्स कटौती की संभावना तो है, साथ में भारत भी अमेरिकी मार्केट में अपना एक्सेस बढ़ाने की मांग कर सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कई भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। इस बीच अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो टैरिफ घोषित किए थे उन्हें लागू करने की समय सीमा 1 महीने के लिए टाल दी है, सभी तरीके के टैरिफ। लेकिन जब ये टैरिफ की सीमा टाली गई उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि भारत का जिक्र करते हुए कि 2 अप्रैल के बाद टैरिफ लगेंगे। 2 अप्रैल का फिर से जिक्र किया। सर, पहला सवाल तो भारत पर आए उससे पहले ट्रंप ने जो ये रियायत दी है इसको समझना चाहेंगे। कनाडा, मैक्सिको को जो रियायत दी गई है, ये रियायत क्यों दी गई? और ट्रंप के कनाडा और मैक्सिको को लेकर ट्रंप के फैसलों में गहरी दुविधा दिखाई दे रही है। और ऐसा समझ में आ रहा है, शुभम, जैसा हमने कल भी कहा था, कि ट्रंप बहुत आश्वस्ति के साथ, बहुत तैयारियों के साथ, बहुत डेटा के साथ इन फैसलों पर आगे नहीं जा रहे हैं। और जरा सा भी विरोध कहीं से होता दिखता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरे असर के संकेत मिलते हैं। शेयर बाजार अगर बहुत तीखी प्रतिक्रिया करता है, जो 2 दिन से कर रहा है, तो ट्रंप अपना फैसला रोक लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने टैरिफ पहले लगाए थे, फिर पॉज किया, फिर उसके बाद दोबारा लगाए। फिर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने जब दबाव बनाया, जिस पर हमने कल आपको बताया कि उन्होंने कहा कि जो पुर्जे वो इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा और मैक्सिको से, उन्हीं की कंपनियां वहां बना रही, उससे अमेरिका में कारें महंगी हो जाएंगी, तो उसे रोक दिया। और अब फिर उन्होंने जो 25% का जो एडिशनल टैरिफ मैक्सिको और कनाडा के सब इंपोर्ट्स पर लगाया था, उसे फिर से रोक दिया है। और ये कहा है कि जो 2018 में एक संधि हुई थी ट्रेड पार्टनरशिप की, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने लीड किया था नॉर्थ अमेरिका के देशों के बीच, जिसे
जिसे 2020 से लागू किया गया था, जिसे यूएसएमसीए ट्रेड पैक्ट कहते हैं। इसमें जो शामिल उत्पाद हैं, इन्हें इस 25% की दंडात्मक ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा। तो जहां तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में के मेक्सिको और कनाडा पर निर्भरता का सवाल है शुभम, उसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये फैसले अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बड़े भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपने तमाम पुर्जों के लिए, सामानों के लिए इन दोनों पड़ोसी देशों पर निर्भर है, और नॉर्थ अमेरिका का जो पूरा हिस्सा है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो इसलिए वो बार बार दिखाते तो हैं, डर भी दिखाते हैं, बार बार ये भी कहते हैं कि कनाडा और अमेरिका के जरिए नशीली दवाएं, कनाडा और मेक्सिको के जरिए अमेरिका में नशीली दवाएं आ रही, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। पर टैरिफ के मामले में वो बेहद स्थायी तौर पर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और फिर ये मामला 1 महीने के लिए टल गया था। इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये 2 बार ऐसा हुआ है जब टैरिफ घोषित करके उन्हें पॉज कर दिया गया। सर, भारत के लिए क्या संकेत हैं? ये जब टाला गया उसके बाद फिर भारत का जिक्र हुआ, 2 अप्रैल का जिक्र हुआ, टैरिफ का जिक्र हुआ, भारत क्या संकेत पकड़े? ट्रंप ने इसे टालते हुए फिर एक बार कहा कि किसी मुगालते में मत रहिए, 2 अप्रैल को बड़ी घोषणा होने वाली है, और 2 अप्रैल को उनका इशारा भारत की तरफ था, और भारत का नाम उन्होंने खुल कर लिया। ये बेहद अजीबोगरीब परिस्थिति है शुभम, अगर आप डिप्लोमेसी और ट्रेड डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें कि भारत की तरफ से ट्रंप को मनाने के, उन्हें सॉफ्ट करने के जितने संकेत दिए जा रहे हैं, ट्रंप लगभग हर 24 घंटे में भारत को डरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप बचेंगे नहीं, आप पर तो टैक्स लगाए जाएंगे, किसी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। और ये बात वो लगातार अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। और इस समय जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ और ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके समझौता करने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप ने एक तरह से अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स को भी इस तरीके के संकेत दे दिए हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स से पीछे नहीं हटा जाएगा। रेसिप्रोकल टैक्स आने के बाद या जिस तरीके की शर्तें ट्रंप रखने वाले हैं, उन शर्तों पर हम कल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने यहां तक कहा है कि अधिकांश चीजों पर ड्यूटी फ्री होना चाहिए। भारत को अमेरिका के टैरिफ से बराबरी करने के लिए, अमेरिका जिस तरीके की कस्टम ड्यूटी अपने यहाँ लगाता है, क्योंकि अमेरिका में कस्टम ड्यूटी की दरें बहुत कम है, उससे बराबरी करने के लिए अपना कस्टम ड्यूटी में बड़ी कमी करनी होगी। कई जगह तो वो कमी 50 से 60% तक हो सकती है, और 3 से लेकर 10% तक की एवरेज कमी भारत में उन इंपोर्ट्स पर करनी होगी जो वो अमेरिका से कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत में कार इंपोर्ट पर टैरिफ पूरी तरह खत्म कर दी जाए। अमेरिका ने भारत से विदेशी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की है, जिससे अमेरिकी ऑटो कंपनियों को भारतीय बाजार में सीधे एंट्री मिल सके। भारत में इस समय इंपोर्टेड कारों पर 100% तक टैरिफ लगाया जाता है, जिससे विदेशी वाहन महंगे हो जाते हैं। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो इससे टेस्ला और अन्य अमेरिकी कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन घरेलू ऑटो कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सर, भारत तैयार होगा इसके लिए? ये सबसे क्लिंचिंग बात है, और चूंकि ऐसा पता चला है कि जब एलन मस्क भी मिले थे भारतीय प्रतिनिधिमंडल से अभी हाल में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, और उसके बाद भारत की तरफ से एलन मस्क को भारत में लाने के संकेत दिए गए थे, और ये कहा गया था कि उन्होंने भारत में लोगों को जमीनों को ढूंढना शुरू किया था। एलन मस्क ये चाहते हैं, और अमेरिका ये चाहता है कि उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भारतीय बाजार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के आधार पर मिले। अच्छा, यहाँ एक और भीतरी बात समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस बाजार को गंवाने की संभावना देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका में, उसे हासिल करने के लिए वो भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए वो भारत के प्रति इतने आक्रामक है, क्योंकि भारत में ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 110% ड्यूटी है। भारत कार उद्योग का बड़ा गढ़ है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार उद्योग है भारत में। एशिया के बाजारों के बीच में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया के लगभग सभी ब्रांड यहाँ कार बनाते हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाते हैं। इन सारे उद्योगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली होगी यदि ट्रंप ने भारत को इस बात पर बाध्य कर दिया कि वो अमेरिका की कारों की पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे। जीरो कर देना तो लगभग दूर की बात है, लेकिन अगर कोई बड़ा सब्सटेंशियल कट भी हुआ, जो ट्रंप मांग रहे हैं, क्योंकि भारत तो बहुत ड्यूटी लगाता है, 100% के आसपास लगाता है, अगर वो बड़ा कट भी होता है तो भी भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वही अमेरिकी कंपनियां, फोर्ड, जनरल मोटर्स या यूरोप की कंपनियां या बाकी कंपनियां जिन्होंने भारत में पिछले 10-12 साल से निवेश कर रखा है, कारें बनाई हैं, प्लांट लगाए हैं और भारतीय बाजार में बेच रहे हैं, उनके लिए फिर बनी बनाई कारें भारत में लाना आसान हो जाएगा। और ट्रंप यही चाहते हैं कि कार बिके भारत में,
बने अमेरिका में। जबकि भारत की पूरी नीति पिछले उदारीकरण की शुरुआत से ही और खासतौर से पिछले 20 सालों में यह रही है कि कार भारत में बने और पूरी दुनिया में बिके। तो अब ये दो बड़े सैद्धांतिक मतभेद हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सामने दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत दम साध कर इस संधि की तरफ देख रही है कि भारत अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनियों को किस तरीके की रियायतें देने वाला है, कि उसके बाद फिर बाकी यूरोप और जापान की बाकी कंपनियां जो भारत में काम कर रही वो भी अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी अपने इस कार्यक्रम में, आपको याद होगा। फिलहाल अब ये साइन हो गए हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। अमेरिका बिटकॉइन को अपने रणनीतिक संपत्ति भंडार में शामिल करने की योजना बना रहा है। इस फैसले की पुष्टि क्रिप्टोजार डेविड सैक्स ने की है। सर, ऑर्डर आने के बाद बिटकॉइन में बहुत उत्साह नहीं दिखाई दिया। ये तो बड़ी खबर थी। अगर बिटकॉइन को रिजर्व में रखा जाएगा तो एक तरीके से आप मानिए तो बिटकॉइन को भी वही टोपी पहना दी गई जो सोने के सर पर है या डॉलर के सर पर है। फिर उत्साह क्यों नहीं? उत्साह इसलिए नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणा की थी उसके बाद ये उम्मीद थी कि शायद अमेरिकी सरकार बिटकॉइन की खरीद करेगी रिजर्व बनाने के लिए, क्योंकि रिजर्व तो बनाया जाएगा और बिटकॉइन को और करेंसी के रिजर्व तो हमेशा करेंसीज का ही बनाया जाता है, तो बिटकॉइन को करेंसी मानकर अगर इसका रिजर्व बनाया जाएगा तो फिर इसके लिए अमेरिकी सरकार बिटकॉइन की बाजार से खरीद करेगी। इस बात की संभावना थी। बिटकॉइन, इथेरियम और जो 2-3 कॉइन्स इसके आधार के तौर पर बनाए गए थे। उसी समय संभावना भी थी कि अगर इस रिजर्व की को मजबूत लीगल स्टेटस मिल गई तो इसे डॉलर के मुकाबले या बाकी दुनिया की मुद्राओं के मुकाबले एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया तो उन्होंने इसे स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कहा, जो कि अमेरिका की जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगह छापों में जो अवैध बिटकॉइन पकड़े हैं और अदर टोकन्स हैं वो इसमें शामिल किए हैं। ना कि कोई नया एक्विजिशन का प्लान है कि अमेरिका की सरकार अपने बजट से, अपने खाते से पैसा खर्च करके नए बिटकॉइन एक्वायर करेगी और उनको उनके आधार पर रिजर्व बनाएगी। तो इस आधार पर क्रिप्टो बाजार के लिए ये संकेत थे कि कोई बड़ी मांग नहीं निकलने वाली है और ये एक तरीके का टोकन या सांकेतिक रिजर्व रहने वाला है। शायद अमेरिकी सरकार इस रिजर्व की घोषणा के बाद, इसके बनने के बाद इसकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में देखने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बार कोई देश अगर आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व बना लेता है तो फिर उसे ग्लोबल स्तर पर मान्यता मिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे ट्रांजैक्शन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रिप्टो उद्योग के लिए थोड़ी मिली जुली सी खबर है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रिजर्व बनाकर बिटकॉइन और क्रिप्टो को मान्यता तो दी है, पर अमेरिकी सरकार अपना बजट खर्च करके रिजर्व बनाने वाली नहीं। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में हलचल तेज हो गई है। जर्मन बॉन्ड्स में लगातार बिकवाली से दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं। जर्मनी की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में तेजी जारी है, जिससे वैश्विक बॉन्ड बाजार में दबाव बढ़ गया है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और जापान बॉन्ड यील्ड में भी उछाल देखा गया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि निवेशक अब ज्यादा रिटर्न पाने के लिए लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। सर, इस उथल पुथल की वजह क्या है? ये सबसे बड़ी खबर थी दुनिया के बाजारों की, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कस्टम ड्यूटी लगाए जाने और हटाए जाने के बीच में दुनिया की कूटनीतिक उठापटक के बीच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में तैर गई और बड़ा बदलाव हुआ। इसे हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल दुनिया के बॉन्ड मार्केट में होने वाला क्या है। एक महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय समुदाय के बीच बने हुए रिश्ते हैं जो अब खराब होते चले जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं हुआ क्या। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में जर्मनी में 1990 के बाद सबसे बड़ी बिकवाली आई। जर्मनी में क्यों आई हम आगे बताएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि जर्मनी पर अब यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और जर्मनी की सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि उसे डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ा खर्च करना पड़ेगा और जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.93% पर पहुंच गई, यानी जर्मन सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ेगा। इस जापानी बॉन्ड और इसका असर जापान तक गया, क्योंकि ये पता चला, इस बात से ये समझ में आया कि यूरोपीय देशों को अब अमेरिका से सुरक्षा की उम्मीद छोड़ देनी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा का जिम्मा नहीं उठाएगा। रूस और यूरोप के रिश्ते अच्छे नहीं होने हैं, क्योंकि रूस और यूरोप के रिश्तों ने बहुत खराब दौर देखा है। ऐसी स्थिति में यूरोप की प्रमुख सरकारों को बड़ा निवेश करना होगा अपने रक्षा उपकरणों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपनी नौसेना में, अपनी वायुसेना में, और इसके लिए
उन्हें भारी कर्ज लेना पड़ेगा। और इसका असर जापान के बॉन्ड मार्केट पर दिखाई दिया, क्योंकि लगा कि कर्ज लेने वाले वहां भी पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बॉन्ड मार्केट्स पे भी इसकी सक्रियता दिखाई दी। जापान के बॉन्ड यील्ड 16 साल के बाद पहली बार 1.5% के आसपास पहुंची। जर्मन बॉन्ड यील्ड 2.93% के आसपास पहुंची। अब माना जा रहा है कि यूरोप में आने वाले समय में, जो में हम डेटा पॉइंट से समझे, माना जा रहा है कि यूरोप में रक्षा खर्च में आने वाले समय में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और उसके लिए फंड जुटाने की कोशिश की जाएगी। फरवरी में भी विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में निकासी जारी रखी है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है। एफपीआई लगातार भारतीय स्टॉक बेच रहे हैं, जिसमें बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में निवेश हल्का फुल्का बढ़ा है। हर सेक्टर को स्थिरता मिली है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी बॉन्ड में बढ़ोतरी के चलते विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। सर, एक तो ये सेंटिमेंट सुधर क्यों नहीं रहा है? कब तक निकालेंगे? अब तो बहुत ज्यादा निकाल चुके, और ये पैसा यहां से निकल रहा है तो जा कहां रहा है? हाँ, 2025 में अभी तक आप देखिएगा, जनवरी फरवरी के महीने, मार्च की शुरुआत तक मतलब 12 लाख करोड़ की निकासी हो चुकी है। सितंबर 2024 से $27 बिलियन भारतीय बाजार से निकाले जा चुके हैं। डेटा पॉइंट पे अगर आप देखें, जनवरी में अकेले $9 बिलियन निकाले गए। फरवरी में हालांकि थोड़ी कम बिकवाली आई, लेकिन फिर भी $4 बिलियन निकले। बाजार काफी टूट चुके थे। तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा बुरी तरह टूटा हुआ है। इसकी 2-3 तो वजह भीतरी हैं और 1-2 वजह बाहरी। भीतरी वजह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन के संकेत हैं। कंजम्पशन की स्टोरी के बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं। खपत नहीं बढ़ रही, आय में कमी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी तेज बड़ी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। बजट ने अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक असर नहीं दिया, जिस वजह से विदेशी निवेशकों ने बिकवाली शुरू की। कंपनियों के नतीजे खराब हैं, उनके फंडामेंटल्स वीक हैं, उनके जो गाइडेंस आए वो कमजोर हैं। इसलिए विदेशी निवेशकों को इसमें में निवेश में रुचि नहीं दिखाई दे रही। रुपए की गिरावट एक और फैक्टर है। और दूसरी चीज ये कि चीन के बाजार में पैसा पहुंच रहा है, क्योंकि चीन का बाजार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक रिकवरी दिखा रहा है। और हम इस पर एक बार विस्तार से चर्चा भी कर चुके हैं बोनस पॉइंट में कि पिछले 2 महीनों में निफ्टी गिरा है 12 से 14% और चीन के हैंगसेंग में 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये शिफ्टिंग है इमर्जिंग मार्केट के बीच में, जहां से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर वहां ले जा रहे हैं। और इसने भारत शेयर बाजारों को काफी लहूलुहान किया है। हालांकि बाजार थोड़ा थोड़ा रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं घरेलू खरीदारी के कारण, पर अभी शुभम तेजी बहुत जड़ पकड़ती नहीं दिखती है। ऊपर पहुंचने के बाद बाजार फिसलता है, मुनाफा वसूली बार बार आती है। म्यूचुअल फंड सिप में निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही जल्दबाजी में सिप बंद करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जी हां, एमफी का ताजा आंकड़ा बताता है कि सिप रजिस्ट्रेशन में उछाल देखा गया, लेकिन कई निवेशक समय से पहले अपनी सिप बंद भी कर रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव, आर्थिक अनिश्चितता और नकदी की जरूरत के कारण निवेशक अपनी सिप होल्डिंग्स को जारी रखने में महसूस कर रहे हैं समस्या। सर, इस आंकड़े को कैसे समझा जाए? सिप तो जो काखा गा भी शुरू होता है सिप का, वो ऐसे ही शुरू होता है कि बहुत लंबा अगर आपको चलना है तो आप सिप करिए। ताजा आंकड़ा बता रहा है प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहे हैं। कैसे समझें इस दर्द को? पहले हम इस आंकड़े को देखते हैं जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास आता है, कि हम समझने की कोशिश करें कि भारत में कितनी सिप बंद हुई। करीब 31.33 लाख सिप बंद हुए, जबकि 56.19 लाख सिप नए शुरू हुए। ये आंकड़े हमें डेटा पॉइंट में दिखाई देते हैं। जनवरी 2025 में सिप बंद होने की संख्या नए रजिस्ट्रेशन से थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दी, ऐसा आंकड़ा हमें बताता है। और इसके अलावा कुल एसआईपी अकाउंट का आंकड़ा भी आपको डेटा पॉइंट में दिखाई दे रहा होगा। इन आंकड़ों की रोशनी में 2 चीजें हमें दिखती हैं भारत की निवेश मनोविज्ञान की दृष्टि से शुरू, क्योंकि भारत के अधिकांश म्यूचुअल फंड निवेशकों ने शेयर बाजार में तेजी के बीच म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू किया था। यानी उनका पहला परिचय म्यूचुअल फंड बाजार से शेयर बाजार के जरिए हुआ। और इसलिए तमाम अध्ययन जो पिछले 2-3 साल में आए, उन्होंने ये बताया कि भारत के म्यूचुअल फंड निवेशक उस तरीके के सुविचारित म्यूचुअल फंड निवेशक नहीं है जिनका जिक्र आपने शुरुआत में किया कि लंबे समय के लिए निवेश होता है, पैसा डालकर भूल जाइए, सिर्फ चलने दीजिए, कंपाउंडिंग का आनंद उठाइए, 15 साल 20 साल बाद पैसा लीजिए। भारत में औसतन म्यूचुअल फंड में भी लोगों का निवेश पलटने की रफ्तार या निकलने का समय 18 महीने के आसपास होता है। और इसलिए
जैसे ही शेयर बाजार में एक बड़ी गिरावट आई, जो हमने देखी आई, म्यूचुअल फंड के निवेशकों का उत्साह डगमगा गया, क्योंकि उनके टेम्परामेंट में, उनकी समझ में, उनकी जानकारी में म्यूचुअल फंड के निवेश वाले संस्कार उतनी मजबूती से पैबस्त नहीं थे जो होने चाहिए। वो दरअसल देखते हैं स्टॉक मार्केट, वो देखते हैं डेली वॉल्यूम, वो देखते हैं डेली स्टॉक का मूवमेंट, और उसके आधार पर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो भारत के म्यूचुअल फंड कंपनियों को, एक्सपर्ट्स को, सबको इस गिरावट का के बीच लोगों को यह सिखाना होगा कि स्टॉक मार्केट का निवेश और म्यूचुअल फंड का निवेश दो दूसरी और अलग अलग दुनिया है। यहां निवेश करने के लिए 18 महीने में रिटर्न की उम्मीद केवल स्टॉक में तो की जा सकती है, पर म्यूचुअल फंड में उस तरीके के रिटर्न की उम्मीद बेमानी है, लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, और यही वो असर है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो बाजार में जिस तरीके की गिरावट है, उसमें इस समय जो म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और 8-10 साल के लिए रुके रहेंगे, उनके लिए बेहतर रिटर्न आने वाले हैं। लेकिन ये जो बंद होने की प्रक्रिया है, जो डर है कि सिर्फ चलते से बंद कर दिए गए, इसमें सीधे सीधे तौर पर शुभम गिरावट और घाटे का डर दिख रहा है, क्योंकि उनको अपने बैलेंस, अपने स्टेटमेंट में, अपने कैश अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाई देता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितनी तेज गिरावट आई है, और इसीलिए सिप स्टॉपेज रेशियो 109% पर पहुंच गया है, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे ऊंचा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि सिप के प्री मैच्योर विड्रॉल हो रहे हैं। ये दरअसल जो अवधारणा है पूरी, उसको ही चोट पहुंचाती है सिप की। चलिए, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब से 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, उससे पहले ही दरअसल हमारा जो लखनऊ में इवेंट है, कल आपसे जो मुलाकात का मंच है, वो सज चुका होगा, और इस समय तक तो हम करीब होंगे समापन के। जी हाँ, और अब तक आप देश के तमाम बड़े वक्ताओं को सुन चुके होंगे, जो मुंबई से, देश भर से हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, BFSI के लीडर्स, और जो आपको बताएंगे आपकी बचत, आपकी जो निवेश को लेकर समझ है, उसको चौंकाने वाली बातें आपसे कहेंगे। सर, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम जानना चाहें इस पूरे समिट में जो ये वक्ता हमारे पास आ रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें बताएंगे, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो यहाँ डिस्कस की जाएंगी? शुभम, इस कार्यक्रम में आप सबसे निवेदन है, आप अपने परिवार के लोगों को, सदस्यों को, अपने घर की बच्चियों को, महिलाओं को इसे जोड़ें, और उन्हें इस वित्तीय समझदारी से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि भारत में जो महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा है, वो अभी एजेंडे में पहली प्रायोरिटी पर कभी नहीं रहती है। अब वित्तीय सेवा उद्योग को ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं को बचत के सही विकल्पों की, अवसरों की आवश्यकता है, और इसलिए हमने इस फोरम पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हर तरीके के निवेश के विशेषज्ञ जुटाए हैं, जो बेहद दिलचस्प ढंग से आपको बताएंगे कि सोना खरीदना कौन सा ठीक है, फिजिकल सोना खरीदना ठीक है, डिजिटल सोना खरीदना ठीक है, गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF में निवेश करके भी आप वैसा ही रिटर्न पा सकते हैं जैसा आप सोना घर में रखकर करते हैं, और वो ज्यादा आसान है। म्यूचुअल फंड में निवेश केवल पुरुषों के लिए नहीं बना है, कोई भी निवेश उपकरण केवल मेल सेंट्रिक नहीं है, उसमें कोई जेंडर बायस नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश तो आप अपने घर में अपनी छोटी छोटी बचत से भी कर सकते हैं, जो आपके पास अपनी बचत उपलब्ध है उसको लेकर कर सकते हैं। वो कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, आपके सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में, बाद में भी विशेषज्ञों से आप इस मामले में सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इन सारे विषयों पर एक बेसिक जानकारी, एक बुनियादी जानकारी महिलाओं को और दर्शकों को मिले, जिससे कि वो बार बार इस पर हमारे कार्यक्रमों में आकर सवाल पूछ सके। फाइनेंशियल प्लानिंग करना केवल पुरुषों का काम नहीं है, महिलाएं घर की फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा बेहतर करती हैं, और ये माना जाता है मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में शुभम, कि महिलाएं ज्यादा अच्छी वित्तीय प्रबंधक होती हैं, अच्छी फाइनेंशियल मैनेजर होती हैं, पर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या वित्तीय असुरक्षा उनमें सबसे ज्यादा है। उनके पास अपने बचत नहीं, उनके पास अपने निवेश नहीं है। तो हम इस को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विशेष सत्र और होने वाला है जो बहुत जरूरी है, साइबर सिक्योरिटी पर, जिसके बारे में आपको शुभम बताएंगे, जिसे सुनना मत भूलिएगा। चलिए, तो आपको कल सुनना नहीं भूलना है। इसकी झलकियां आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, हमारे इंस्टा पर, हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी, और पूरा लाइव कवरेज आप 2 बजे से लेकर और रात तक सुन सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम के थ्रू। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी माइक्रो साइट पर जाकर आप तमाम कंटेंट जो हमने तैयार किया है महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा, वो आप जाकर देख सकते हैं। शक्ति की समृद्धि हमारा हैशटैग है। कल भी आपको सारा सब कुछ मिलेगा। अगर आप ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव हैं तो इस हैशटैग पर आने वाले ट्वीट्स को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर इवेंट से जुड़ा हर
सवाल, हर वक्ता की बात, हर चीज़ आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप कल इस कार्यक्रम में जुड़कर इसकी शोभा बढ़ाइए और अपनी बचत, निवेश से जुड़ी समझ को और समृद्ध कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। सोमवार को बोनस पॉइंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।